नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम आज की क्लास से हम सब पूरा राजस्थान जीके है वो कवर करने वाले हैं। और उसका जो पूरा रोड मैप है वो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्लास है वो आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपकी जो हेल्पफुल रहेगी। और जो पूरी जो क्लास है जिसमें हम राजस्थान का पूरा जीके हम कवर करने वाले हैं, ये पूरी की पूरी क्लास है वो आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहने वाली है। यानी अगर आप इस क्लासों को देखकर अपने टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आप अच्छे से नोट्स बना लेते हो, तो आपके जो टॉपिक है वो अच्छे से याद हो जाएगा और उस टॉपिक से जब जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राजस्थान जीके के बारे में और हम इन क्लासों के माध्यम से राजस्थान जीके है वो कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान जीके की हम अगर हम बात करते हैं, इसकी राजस्थान जीके की बात करते हैं तो राजस्थान जीके में हम कुछ जो मोस्टली हमें चार चीजें हैं वो पढ़नी होती है। जैसा कि आप जानते हो कि एक पढ़ना होता है हमें भूगोल, क्या पढ़ना होता है? भूगोल पढ़ना होता है। दूसरा पढ़ना होता है हमें जो कला संस्कृति है वो वाला टॉपिक है हमें पढ़ना होता है। तीसरा पढ़ना होता है हमें इस राजस्थान का जो इतिहास, ठीक है। और चौथा पढ़ना होता है आपकी राजस्थान की जो राजनीति। ये चार चीजें वो हमें देखने की होती है, ठीक है। और इन्हीं चार चीजें अगर आपने कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो राजस्थान जीके है वो अच्छा खासा कवर हो जाता है और उसमें कोई भी क्वेश्चन है वो आपके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और आप जानते हो कि अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप राजस्थान का सीटी का एग्जाम देख लो, चाहे ग्रेड 3 का एग्जाम देख लो, चाहे आरपीएससी की कोई भी एग्जाम देख लो, सभी एग्जाम में आपकी दो चीजें वो सबसे मोस्ट रहती है। यानी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, अगर इसमें भी आप कह सकता हूँ कि अगर आप RSSB का अगर एग्जाम देते हो, मतलब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, अगर वो एग्जाम लगता है तो उसमें हमेशा वो आपके जो भूगोल और कला संस्कृति है उस दो टॉपिक को ज्यादा वरीयता देता है। यानी इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछता है। वही अगर हम आरपीएससी की बात करें, इसकी आरपीएससी की बात करते हैं, तो जो आरपीएससी है वो आरपीएससी अपने जो मोस्टली जो अपने जो एग्जाम है उस एग्जाम में वो आपके जो तो पॉलिटी और क्लास संस्कृति, इन दोनों से सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो पूछता भी है और एक अच्छे लेवल के प्रश्न है वो पूछता है, ठीक है। तो मोस्टली हम कह सकता हूँ कि अगर आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति और इतिहास, में चार पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस दोनों ही पार्ट में सबसे ज्यादा जो कला संस्कृति है वो सभी में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास से हम राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। कला संस्कृति वाले पार्ट में हम जितने भी जो टॉपिक है वो सारे अच्छे से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, एक भी टॉपिक नहीं छूटे और आपके सभी टॉपिक का आपको बेनिफिट मिले। साथ ही क्लासें खत्म होने के बाद मैं आपको जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं करवाने वाला हूँ, ताकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट है जो हमें नोट्स में नहीं आए हैं या कुछ ऐसे पॉइंट है या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बनने लायक होते हैं लेकिन हम क्लासों के माध्यम से कवर नहीं कर पाए, उनको हम जो क्वेश्चन है उससे हम कवर कर लेंगे, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इवन कह सकता हूँ कि सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी छूट जाए, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी जो पहली क्लास है वो रहने वाली है, ठीक है। कला संस्कृति संबंधी हमारी पहली क्लास रहने वाली है और हम रेगुलर क्लास चलेगी है और आपकी पूरी की पूरी आपके जो पूरा जीके है वो सारा का सारा हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जनवरी है, उसमें आपके ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है। तो एक तरह से आप रिवीजन के तौर पर भी आप फटाफट से आप जो देख लोगे तो भी आपका काम आपके हो जाएगा। उसके बाद आपको जानते हैं कि आपकी जो SR वाली भर्ती है उसमें भी आने वाले हैं, उसमें राजस्थान जीके पूछने वाला है। उसके बाद आपके जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें भी आपके जो जीके पूछता है। उसके बाद अगर आपके जो कहेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 में अगर आपके CET का एग्जाम भी करवाएगा तो CET के माध्यम से भी कहते हैं कि इसमें राजस्थान जीके है वो काफी हद तक आपके आने वाला है। तो आपके राजस्थान जीके आपके राजस्थान के हर एग्जाम में आपके आता है, तो हम सभी को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेंगे, ताकि और उसका लेवल है वो काफी अच्छा खासा रखेंगे। ताकि अगर आप अब लेवल में पढ़ोगे, आप जानते हो कि इस अब जो वर्तमान टाइम में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, पदों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो संख्या बढ़ रही है। तो उसको ध्यान रखते हुए जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके मोस्टली पेपर है वो इस तरीके से बनाता है ताकि आप हर कोई व्यक्ति उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को लेवल को टच करते हुए हम
और जो सारी क्लास है मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश हम करेंगे। तो आप उस क्लासों को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे टॉपिक को, अपने जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझिएगा और अपने टॉपिक के अच्छे से नोट्स बनाएगा, ताकि बाद में आपको रिविजन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं आपके राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसकी जो पहली क्लास शुरू करेंगे, और जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके राजस्थान के लोक देवता से संबंधित रहने वाला है। हम राजस्थान के लोक देवता है उनको करीबन आपकी दो 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 क्लास अलग, 2 या 3 क्लास के अकॉर्डिंग हम अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राजस्थान के लोक देवता में। आज के हमारे जो पहले लोक देवता है वो रहने वाले हैं आपके बाबू जी। कौन है? बाबू जी। तो हम बाबू जी से संबंधित जितने भी डेटा के साथ बात करेंगे, सभी के बारे में हम चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है आपके कोलूमंड फलोदी में होता है। कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, बाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में होता है। ठीक है, कोलूमंड कहाँ पे होता है? फलोदी में। पहले आपके फलोदी कहाँ पे था? तो याद रखना, पहले फलोदी था आपके जोधपुर में, लेकिन अब जो वर्तमान में जब जिलों की संख्या बढ़ गई है, 41 जिले हैं, वो आपके जो 33 जिले थे अब बढ़कर 41 हो गए हैं, तो अब वो फलोदी आपके अलग जिला रह गया है। तो आपके जो बाबू जी का जन्म है वो आपके कोलूमंड फलोदी में। ठीक है, इनका जो अगर ईस्वी पूछे, याद रखना कि अगर इनके बारे में अगर ईस्वी पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना कि जो 1239 ईस्वी है उसमें होता है। लेकिन वही अगर विक्रम संवत पूछे तो इनका जन्म होता है आपके 1296 विक्रम संवत में। क्या होता है? 1296 विक्रम संवत में। मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं कि आपकी जो ईस्वी है और एक विक्रम संवत है ना, ईस्वी और विक्रम संवत, इन दोनों के बीच है, और ये दोनों है, इन दोनों के बीच में आपके लगभग आपके जो 57 साल है उसका जो गैप है वो रहता है। कितना? 57 साल का गैप है, नहीं रहता है। यानी अगर आपके पास अगर आपको ईस्वी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? ईस्वी दे रखा है, और अगर ईस्वी से अगर आपको विक्रम संवत बनाना है तो उसमें आपको 57 साल ऐड करने होंगे। ठीक है, यानी जब ईस्वी दे रखा है और अगर उसमें 57 साल है, अगर आप ऐड करोगे तो आपके जो भी सन आएगा वो होगा आपकी विक्रम संवत आएगा। ठीक है, और अगर मान लो अगर आपको विक्रम संवत दे रखा है, क्या दे रखा है? विक्रम संवत दे रखा है, और अगर उस विक्रम संवत से आपको ईस्वी निकालना है तो उसमें आपके 57 साल है वो आप घटा दो। याद रखना कि विक्रम संवत है वो ईस्वी सन है ना, उससे 57 साल आगे चलता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में याद रखना कि छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एग्जाम के प्रेशर से या कंफ्यूजन से कई बार भूल जाता है। तो याद रखना कि विक्रम संवत और ईस्वी दोनों के बीच में 57 साल का गैप रहता है। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है, अच्छा हम इनके बाबू जी है तो बाबू जी के जन्म के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने बताया था कि इनका जन्म है वो आपके फलूदी में होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है कि दो व्यक्ति हैं। कौन है? दो व्यक्ति थे, एक तो मोहम्मद नैन्सी और एक थे आपके मोर्जी आसिया। ठीक है, दो व्यक्ति थे। कौन कौन? मोहम्मद नैन्सी, दूसरे थे आपके मोर्जी आसिया थे। उन दोनों का ये मानना था कि जो बाबू जी है उनका जन्म कोलूमंड जो गांव है वहां पे ना होकर उनका जन्म जूना गांव में हुआ। कहाँ पे? जूना गांव में। तो है इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको थोड़ा याद रखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ आपको कि दो व्यक्ति थे। कौन थे आपके? एक तो थे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे कि मोहम्मद नैन्सी व और आपके मोर्जी आसिया, मोर्जी आसिया के अनुसार जो जन्म है वो कहाँ होता है? तो यार जूना गांव में, जूना गांव है उनमें इनका जन्म होता है। ठीक है, तो लाइन ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा कि यह जन्म मोस्टली सभी किताबों में कोलूमंड फलोदी भी मिलता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर दो व्यक्ति को अगर मान लो, आपको सीधा सा मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको ये पूछा है कि बताओ आपके बाबू जी का जन्म कहाँ होता है, तो आंसर होगा आपके कोलूमंड फलोदी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछ रहा है कि बताओ मोहम्मद नैन्सी और मोर्जी आसिया उनके अनुसार बाबू जी का जन्म कहाँ होता है, तो आपको फलोदी ना कर, आपके कोलूमंड ना कर, आपके जूना गांव है वो आपको करना होगा। आई होप की जो बात है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, इनके पिता के नाम बात करो तो इनके पिता का नाम हमें मिलता है धांधल जी। कौन थे? धांधल जी। क्या लिखेगा? धांधल जी वो थे राठौड़ से। कौन थे? राठौड़ थे, धांधल जी राठौड़ थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके इनकी माता जी का नाम है वो था आपके, इनके माता का नाम था कमला देव। क्या था? कमला देव। इसमें क्या रखना कि हम मोस्टली जब लोक देवता या फिर हम इतिहास में किसी महिलाओं का नाम पढ़ते हैं और उस महिलाओं के नाम के पीछे दे लिखा होता है ना, तो उस दे का मतलब होता है देवी। क्या होता है? उस दे का मतलब होता है आपके देवी है वो होता है। ठीक
ठीक है। तो याद रखना कि हम जब भी दे लिखते हैं तो उस दे का मतलब होता है आपकी देवी रहता है। तो बाबू जी के माता जी का नाम है वो आपके था कमला देवता। इनके पत्नी के नाम की बात करूँ तो इनके पत्नी का नाम मिलता है हमें सुप्रिया दे। क्या मिलता है? सुप्रिया दे। और कई जगह हमें फूलम दे है, वो भी हमें देखने को मिलता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में ये देखने को मिले और कई बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिले। तो जब इतना सारा पढ़ ही रहे हो, एक नाम थोड़ा एक्स्ट्रा याद करो तो आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ी कम रहे। ठीक है। अगला है इनके जो प्रतीक के बारे में बात करो, यानी कौन सा इनका जो निशान है, प्रतीक है, सिंबल है, वो क्या है? तो वो है आपके इसमें अश्वरोही भाला लिए हुए। अश्वरोही भाला लिए हुए। अश्वरोही भाला लिए हुए कहते हैं कि जो बाबू जी है यानी घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में भाला है। इस तरह का जो प्रतीक है वो आपके बाबू जी का जो प्रतीक है वो माना जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि इनके गुरु का नाम की बात की जाए, इनके गुरु का नाम मिलता है हमें सम्राट भारती मिलता है। क्या मिलता है? इनके गुरु का नाम हमें, और इनके गुरु का नाम मिलता है हमें सम्राट भारती है, वो देखने को मिलता है। वही अगर इनकी बहन के नाम की बात की जाए कि इनके बहन का नाम मिलता है हमें सुहन बाई। क्या मिलता है? सुहन बाई है, वो इनके बहन का नाम मिलता है। नेक्स्ट है इनके घोड़े का नाम बात की जाए तो इनके घोड़े का नाम मिलता है हमें केसर कालमी। क्या मिलता है? केसर कालमी है, वो आपके बाबू जी की घोड़ी का नाम है। याद रखिएगा कि जो बाबू जी की जो घोड़ी थी कौन थी? केसर कालमी थी। इस घोड़ी को कहते हैं कि जो देवल नामक जो चारणी महिला थी, है ना, देवल नामक महिला थी, चारण जाति से थी। तो देवल नामक जो चारणी महिला थी उनके द्वारा कहते हैं कि बाबू जी को भेंट की गई थी। याद रखिएगा कि बाबू जी घोड़ी का नाम केसर कालमी किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो देवल चारणी के द्वारा इनको भेंट की गई थी। ठीक है। अगर बाबू जी के उपनामों की बात हो तो इनके उपनामों की बात करें तो इसमें ऊँटों के देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता। यानी जो आपकी कहते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले के ऊँट लाने का जो है ना, ऊँट और कई बार सांड भी आता है, ऊँट और कई बार क्या आता है? सांड आता है। तो ऊँट या फिर सांड लाने का सबसे पहले जो लाइन था वो थे आपके बाबू जी के द्वारा ही सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट लाए गए थे, इसलिए ऊँटों के देवता के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा इन्हें भूरक्षक देवता, पुलिंग रक्षक देवता, शरणागत रक्षक देवता और अछूत उद्धारक देवता के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं ना। बाबू जी को क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। ठीक है। याद रखना कि बाबू जी को कहते हैं कि लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि निम्न में से किन लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार के रूप में जाना जाता है? तो आपके बाबू जी है उनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। ठीक है। इनके द्वारा कहते युद्ध किया गया था वो था आपके जिंदाब खींची के द्वारा, है ना। जिंदाब खींची है, उनसे युद्ध करता है। क्या रहेगा? जिंदाब खींची कौन था? तो आपके जो बाबू जी कहते हैं बाबू जी के बहनोई थे। कौन थे? जिंदाब खींची बाबू जी के बहनोई है, वो थे। कहते हैं कि जो जिंदाब खींची है उनके द्वारा जो देवल चारणी जिनके द्वारा केसर कालमी जो घोड़ी है वो बाबू जी को भेंट की गई थी। तो देवल चारणी की जो गायें थी उन गायों को चुरा कर जो ये ले जा रहा था कौन? जिंदाब खींची। जब इसकी बात बाबू जी को पता चली तो बाबू जी जब इसकी बात पता चली ना तब बाबू जी आपके विवाह में थे, है ना। यानी बाबू जी खुद है उनका विवाह हो रहा था और उनके उस समय उनके कहते हैं कि फेरे चल रहे थे। लेकिन जब तक उनके 3.5 फेरे कंप्लीट हुए और चौथा फेरा होने ही वाला था तब तक ये बात बाबू जी को पता चली और बाबू जी अपने फेरों से उठकर सीधा कहते हैं कि देवल चारणी उनकी गायों की रक्षा करने के लिए चले गए थे। ठीक है। गाय की रक्षा करने के लिए चले गए थे और इसी कारण जब 3.5 फेरे हो चुके थे, चौथा फेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस कारण कहते हैं कि जो बाबू जी के जो मानने वाले लोग हैं, इनके जो अनुयायी है ना, वो अपनी शादी में कहते हैं कि 3.5 फेरे ही लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है। और जब इनसे जिंदाब खींची जो इनके बहनोई थे उनसे वो युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते करते कहता है कि जो 1276 ईस्वी में कहते हैं कि देचू नामक जो गांव है जो फलोदी में है, देचू नामक स्थान है फलोदी है, वहां पे कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला है कि रावण हत्या आपके सॉरी अगला है वानरी यंत्र की बात की जाए तो एक है कि बाबू जी की जो फड़ होती है। क्या होती है? बाबू जी की फड़। अच्छा, फड़ क्या होता है? फड़ याद रखना कि जो कोई व्यक्ति विशेष होगा या फिर कोई लोक देवता है किसी देवी देवता के बारे में बात की जाए तो उनके जो जीवन के बारे में या उनके जो चमत्कार है उनके बारे में कहते हैं कि जो कपड़ा होता है वो इस कपड़े पर कहते हैं कि उसके जो शब्दों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी लिखी होती है, उसे कहते हैं फड़ कहते हैं। ठीक है। मोस्टली फड़ होती है तो आपके शब्दों के वाली होती है फड़, लेकिन कई कई इसके अंदर चित्रांगन फड़ भी होती है जिसे कहते हैं कि जैसे मान लो अगर मुझे बाबू जी की चित्रांगन फड़ कोई व्यक्ति बनाता है, ठीक है,
तो क्या करेगा कि एक कपड़े पर बाबू जी के जीवन की जितनी भी जो चमत्कारी घटना है या बाबू जी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो चित्रों के माध्यम से दर्शाने का कोशिश करेगा, तो उसे कहेंगे चित्रांकन फड़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, शब्दों के में लिखे सब लिखे तो उस शब्दों के रूप में ही फड़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो जो बाबू जी की जो फड़ है ना, यह रहना कि जो रावण हत्या वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्या वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के साथ कहते हैं कि जो बाबू जी की जो फड़ है वो वाची जाती है। ठीक है, और इनका जो वाचन है वो कौन करता है, मैंने बता दिया कि बाबू जी की फड़ है, कपड़े वाली फड़ होती है, उनका वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लेकिन वो वाचन करेगा कौन, तो याद रखना है कि जो करेगा कौन, तो नायक जाति के कह सकता हूँ, या कई बार हमें आयत जाति भी मिलती है। क्या मिलती है, नायक जाति मिलती है, और कई बार मिलती है आयत जाति। ठीक है, तो नायक जाति या आयत जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा कहते हैं कि जो ये बाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। और ये कहता है आपके बाबू जी की यश गाथा, कहता है बाबू जी की यश गाथा आता है, वो आता है सारंगी वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है। किस साथ, बाबू जी की जो यश गाथा है वो वाची जाती है आपके सारंगी वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है। और वो की जो वाचना या पढ़ने का काम है वो आपके करते हैं थोड़ी जाति के लोग है ना, थोड़ी जाति के लोग है वो ये काम है वो करते हैं। ठीक है, बाबू में बात आई कि फड़ की मैं बात कर रहा था, तो इनकी फड़ है वो सबसे पहले लोकप्रिय फड़ के रूप में मानी जाती है। बाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ के रूप में मानी जाती है। और अगर इनके मेले की बात की जाए तो इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या का इनका मेला लगता है। तो बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय में आती है, और इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को इनका मेला है वो बढ़ता है। बाबू जी की आराधना में नृत्य किया जाता है, जिस प्रकार से रामदेव जी है उनकी आराधना में जो नृत्य है वो क्या रहता है, तेरह ताली नृत्य है। कौन सा, तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो बाबू जी है उनसे कहते हैं कि उनकी आराधना में कहते हैं थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा, थाली नृत्य है वो किया जाता है। साथ ही जो मेहर जाति के जो मुस्लिम लोग हैं वो इन्हें कहते हैं पीर के रूप में भी पूजते हैं। तो क्या रखना, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं आता कि मेहर, ठीक है, मेहर मुस्लिम है ना, तो कई बार एक पूछ लेते हैं किस मुस्लिम के द्वारा कहते हैं कि बाबू जी को पीर के रूप में पूजा जाता है। तो याद रखना कि जो मेहर जाति के जो मुस्लिम है वो इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। अगर इनके मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर मोस्टली जो मुख्य मंदिर है वो मिलता है कोलूमंड में मिलता है। कहाँ मिलता है, कोलूमंड जो भी है वहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि एक दूसरा मंदिर भी है जिनका मंदिर मिलता है हमें आहड़ में मिलता है। कहाँ पे, आहड़ में मिलता है। जो आहड़ कहाँ है, उदयपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि किसके आराध्य देव है, तो क्या रखना कि जो भीलों के आराध्य देव है, किसके भील जाति है उनके आराध्य देव माने जाते हैं। मैंने अभी बताया था कि आपके जो बाबू जी है उनके द्वारा कहते हैं जितना खींची है उनसे वो युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते कहते हैं कि बाबू जी अभी गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बाबू जी की जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए, तो उनका बदला लेता है कौन लेता है, तो याद रूपनाथ जी लेते हैं। कौन लेते हैं, रूपनाथ जी लेते हैं। और कई बार रूपनाथ जी उनको जरडा जी के नाम से भी जानते हैं। किसके, जरडा जी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये थे बाबू जी के भतीजे थे। कौन थे, भतीजे थे। कौन थे, बाबू जी के भतीजे आपके ये। ठीक है, अब बात करेंगे आपके जो बाबू जी है उनसे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें बाबू जी के बारे में और अधिक जानकारी है हमें देखने को मिलती है। जैसे एक बात करूंगा मैं, आपको सबसे पहले बात करूंगा आपके बाबू जी प्रकाश। अरे बाबू प्रकाश है, बाबू जी प्रकाश के नाम से हमें देखने को मिलती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो पुस्तक है वो आपकी यही है। कौन सी, बाबू प्रकाश, जो आपके मोड़जी आसिया। कौन है, मोड़जी आसिया, उनके द्वारा कहते हैं जो आपके लिखित मोड़जी आसिया उनके द्वारा कहते हैं लिखित पुस्तक है वो आपके हैं। क्योंकि और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि बाबू जी है उनके बारे में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो ये पुस्तक है वो आपके बाबू प्रकाश है। ठीक है, लेकिन अगर जब मोस्ट लेकर ये है बार बार, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो बाकी वाली जो 4 पुस्तक है वो पूछी जाए, तो हमें उन्हें भी अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे एक पुस्तक है आपके बाबू जी छंद, वो आपके इनके लेखक है आपके बिट्टू मियाँ जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाबू जी दोहा है उसके लेखक है आपके लगराज। बाबू जी सोल्टा है उसके लेखक आपके रामनाथ कविया है। और बाबू धनी रिवात है उसके जो लेखक है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, वो आपके इनके जो लेखक है वो है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हमने बाबू जी के बारे में करी। बाबू जी के बारे में केवल इतना ही बात है, इतनी इंपॉर्टेंट है, और एक बात है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और अगर और कुछ भी बातें होगी तो हम जब इसके रिवाइज करेंगे तब साथ में और भी कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपकी यही बातें हैं वो आपके पूछी जाती है। और अगले लोकदेवता के बारे में बात करूँ तो अगले लोकदेवता हमारे पास है कि मेहा जी मंगलिया। ठीक है, मेहा जी मंगलिया।
अच्छा, मैं एक चीज और मैं बताने भूल गया आपको कि पंचपेड़ों के बारे में, ठीक है। वैसे हमें एक बात है, वैसे हमें ये बात पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे ये बात, ठीक है। अगला है आपके मियाजी मंगलिया। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है आपके भाद्रपद में होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ होता है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगर आपको कृष्ण जन्माष्टमी याद है, अगर आपको याद है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो याद है कृष्ण जन्माष्टमी भी आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही आपकी मनाई जाती है। इसका मतलब आपके जो मियाजी मंगलिया है, इनका जन्म है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। और कहाँ होता है? तो याद टापू गाँव जो ओसियम है, टापू गाँव है, टापू गाँव ओसिया है, और ओसिया कहाँ पे? फलोदी है ना, टापू गाँव ओसिया फलोदी है। वहाँ पे कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके होता है। ठीक है। इनके पिता की बात हो तो इनके पिता है वो आपके गोपाल राव सांकला है। और कई बार हमें इनकी जगह कहते हैं कीतु कर्णों से वो भी हमें देखने को मिलता है। माता के बारे में बात करूँ तो इनके माता का नाम आपके है मायरदे। क्या है? मायरदे है, वो इनके माता का नाम हमें देखने को मिलता है। साथ ही इनके बारे में कहूँ कि इनके बारे में कोई पुस्तक है जिसके बारे में मियाजी मंगलिया उनके बारे में पुस्तक भी देखने को मिलती है। और उस पुस्तक का नाम है तो आपको मिलता है कि वीर मेहा प्रकाश। क्या है? वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा प्रकाश है, जिसके लेखक कौन है? तो जसदान बिठू। कौन है? जसदान बिठू। ठीक है। और इनके घोड़े के नाम की बात करूँ तो इनके घोड़े का नाम मिलता है हमें किरण काबरा मिलता है। क्या मिलता है? किरण काबरा है वो इनके घोड़े का नाम मिलता है। और कहते हैं कि जो ये जो मियाजी मंगलिया है, क्या है ना कि जो मियाजी मंगलिया है वो आपके राणंगदेव भाटी है। कौन थे व्यक्ति? राणंगदेव भाटी। तो राणंगदेव भाटी है उनसे युद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? राणंगदेव भाटी से क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं। और वो युद्ध करते हुए कहते हैं वीर गति को प्राप्त होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? तो याद रखना जो बापिनी गांव है वहाँ पे होता है। और बापिनी गांव में देखने को मिलता है, फलोदी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है इनके संबंध में कि इनके जो भोपे होते हैं उनकी कहते हैं कि वंशवृद्धि है वो नहीं होती। इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा कि और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। कौन सा? इनके भोपों की जो वंशवृद्धि है वो नहीं होती है। याद रखना कि जो मियाजी मंगलिया है उनकी पूजा करने वाले जो भोपे हैं उन भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हमने मियाजी मंगलिया के बारे में करी। अगले हमारे पास इलोजी के बारे में। कौन है? इलोजी के बारे में हमने बात करी है। तो इलोजी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो याद रखना कि इलोजी कौन है? तो इसे इन्हें मारवाड़ के लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ के लोक देवता भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता है वो भी कहते हैं। मारवाड़ के देवता या छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। कहते हैं कि होलिका है ना, जो हिरण्यकश्यप है, आपने सुनी होगी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। जो इसमें प्रहलाद है वो के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप के जो बहन का नाम था वो था आपके होलिका। जब होलिका आपके प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो होलिका जल जाती है और प्रहलाद नहीं जलता है। तो वही होलिका के जो होने वाले पति थे वो थे आपके इलोजी थे। ठीक है। तो वो कौन थे? इलोजी थे। तो ये होलिका के होने वाले पति या होलिका के मंगेतर कौन थे? तो क्या रहना कि इलोजी है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तो बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है इलोजी के बारे में कि इनकी सवारी निकाल जाती है। क्या निकाल जाती है? इनकी सवारी निकाल जाती है। और सवारी भी यार ये निकाल जाती है आपके बाड़मेर में। बाड़मेर में कहते हैं इनकी सवारी निकाल जाती है। और यार हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकमात्र ऐसी सवारी है, एकमात्र एक ऐसी सवारी है जो निकालते वक्त तो हर्षोल्लास के साथ निकालते, हंसी खुशी के साथ निकालते हैं। और जब सवारी खत्म हो जाती है, जब वापस घर आते हैं तो उसमें कहते हैं व्यक्ति रोता हुआ आता है ना। तो हर्षोल्लास के साथ सवारी निकाल जाती है और रोते और बिलखते हुए वापस जब घर आते हैं तो इस तरह की जो सवारी है वो आपकी एकमात्र सवारी है जो कि इलोजी की आपके निकाली जाती है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अगले लोग देवता हमारे पास है वीर बावसी। क्या है अगले देवता? वीर बावसी है, जिनका मेला है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। और इनका मंदिर है वो हमें काला टोकरा सिरोही में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? काला टोकरा सिरोही है, वहाँ पे इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो बाबा ये है, ये आपकी वीर बावसी है वो आपकी गोरबा क्षेत्र की आराध्य देव है, वो माने जाते हैं। ठीक है। गोरबा क्षेत्र कौन कौन सा है? आपकी पाली है, क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र है आपके जोधपुर का। ये क्षेत्र ना, ये आपके लगभग गोरबा क्षेत्र माना जाता है। तो इस क्षेत्र के कहते हैं कि जो आज देव है वो आपके वीर बावसी है वो माने जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
और नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी जो लोग देता है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हम बात करेंगे आपकी गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी की बात करें तो इनका जन्म होता है आपके ददरेवा चूरू में। कहाँ होता है? तो याद रखेगा कि जो गोगा जी है उन गोगा जी का जन्म होता है आपके ददरेवा चूरू में होता है। इनके पिताजी का नाम होता है जेवर जी। क्या होता है? जेवर जी। याद रखेगा कि जेवर जी है वो आपके चौहान से, कौन थे? चौहान थे। तो याद रखेगा जेवर जी है वो थे चौहान थे। तो जन्म ददरेवा चूरू में, और इनका जो इनके पिताजी का नाम है वो था आपके जेवर जी। वही अगर आपको माता का नाम पूछे तो क्या रखना कि इनका जो माता जी का नाम है वो मिलता है हमें बाछल दे है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम बाछल दे मिलता है। वही इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ठीक है, ग से गोगा जी और ग से गोरखनाथ जी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि गुरु जी है, गोगा जी के गुरु है, उनका नाम है आपके गोरखनाथ जी है, वो हमें देखने को मिलता है। वही अगर इनकी पत्नी की बात करूँ तो कहते हैं कि कई किताबों में इनकी दो पत्नियों के बारे में उल्लेख मिलता है। एक मिलता है आपके केलन दे के बारे में और एक मिलता है आपके सगेल के बारे में। अगर केलन दे के बारे में बात करूँ, आपके केलन दे के बारे में बात करूँ तो इनका आपके ये आपके है वो बूढ़ो जी की पुत्री थी। कौन थी? बूढ़ो जी की पुत्री थी। वही अगर मैं बात करूँ आपके सगेल के बारे में बात करूँ तो ये आपके यूपी के जो कजरीवन है, उनकी आपकी पुत्री है वो थी आपके सरियत। ठीक है, तो ये दोनों पत्नियां हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। अगला है कि गोगा जी है, तो गोगा जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, गोगा जी है उनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन गीत को कहते हैं छावली। क्या कहते हैं? इन गीत को कहते हैं छावली के नाम से जानते हैं। याद रखेगा कि गोगा जी है उनकी आराधना में जो गीत गाते हैं उन्हें कहते हैं छावली कहते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ गोगा जी के उपनामों के बारे में करेंगे, उपनाम मिलता है हमें सांपों के देवता मिलता है, गोगा पीर भी कहते हैं। इनके अलावा इसे जहार पीर भी नाम के जहार पीर है वो भी कहते हैं। याद रखना कि जहार पीर है उसका मतलब होता है जिंदा देवता है। इसका मतलब होता है जिंदा देवता है, वो आपका होता है जहार पीर का। और ये जो जहार पीर शब्द है वो कहा था आपके महमूद गजनवी है, उनके द्वारा कहते हैं कि कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा इनके जो थान की बात है, ठीक है, थान का मंदिर होता है, थान है उसका मतलब होता है मंदिर। क्या होता है? मंदिर। तो इनका जो मंदिर है मोस्टली आपके खेड़ी वृक्ष से उसके नीचे में देखने को मिलता है। कहाँ पे? खेड़ी वृक्ष है उनके नीचे कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। और इनका जो प्रतीक है वो होता है सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप होता है। सर्प का मतलब सांप होता है, जो कि इनके प्रतीक के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम इनके मेले के बारे में बात करूँ तो इनका मेला होता है, मेला लगता है वो आपके भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी। उस दिन कहते हैं कि इनका जो गोगा जी है इनका मेला लगता है। और साथ ही इनके घोड़े के नाम भी पूछा जाए तो क्या रखना कि इनके घोड़े का नाम नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों नाम रखना। कई बार हमें नीली घोड़ी भी मिलता है, कई बार हमें और गोगा बप्पा है वो भी देखने को मिलता है। तो दोनों याद रखना। याद रखेगा कि जो गोगा जी है उनके द्वारा कहते हैं कि महमूद गजनवी है उनसे युद्ध किया गया था। जिससे महमूद गजनवी है उनसे युद्ध किया गया था। और युद्ध के समय कहते हैं कि जिस गोगा जी है उनका जो सिर है, जो माथा है, सिर है, वो आपके जो ददरेवा चूरू है वहां पे गिरता है। यहाँ पे ददरेवा चूरू कहते हैं, और वहां पे गिरता है। तो वहां पे जो मंदिर बना हुआ है ददरेवा चूरू में, उस मंदिर को कहते हैं आपके शीर्षमेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्षमेढ़ी कहते हैं। जबकि जो युद्ध करते करते कहते हैं उनका जो धड़ है, शरीर है, वो गिरता है आपके नोहर हनुमानगढ़ में। क्या गिरता है? नोहर हनुमानगढ़ में गिरता है, जिसे कहते हैं आपके जैसे धूल मेढ़ी या फिर जैसे गोगा मेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पे धड़ गिरता है वहाँ पे धूल मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहते हैं। जहाँ शीर्ष गिरता है ददरेवा चूरू में, उसे आपके शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो नज़ारा देखने के बाद ही महमूद गजनवी है उनके गोगा जी के ओल्डी क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेगा कि जो गोगा जी की ओल्डी जो कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें सांचौर में हमें देखने को मिलती है। याद रखना कि कई बार आपकी जो गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर में लेकर ऐसे बोले कि बताओ कौन सी ढाणी में स्थित है। तो याद रखना कि जो ये है वो आपकी किलोनियों की ढाणी है ना, किलोनियों की ढाणी है, वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा गोगा जी की ओल्डी जो कि किलोनियों की ढाणी में है और कहाँ पर है, तो याद रखना कि हमें सांचौर में देखने को मिलती है। ठीक है,
अगला है कि मैंने बताया था कि जो गोगा जी है की बात की जाए, जिनका जहाँ पे कहते हैं कि हनुमानगढ़ में इनका जो धड़ गिरता है, जिसे हम गोगा मेडी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमें जिसे धूल मेडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो मेला लगता है, वो मेला लगता है, मैंने बताया आपको कि जो मेला है वो आपके इस मेले में एक तरह से कह सकता हूँ कि ये पशु मेला है। पशु मेला लगता है, कौन सा मेला? पशु मेला है वो आपके लगता है। कौन सा मेला लगता है? पशु मेला लगता है। और जो मेला आपके भारत में कृष्ण नवमी है वो दिन मनाया जाता है, ठीक है। इस मेले में कहते हैं कि सबसे अधिक जो ऊँट है, सबसे अधिक जो गाय है, ऊँटों और गायों की जो खरीद और उनका जो क्रय और विक्रय हमें देखने को मिलता है। तो दोनों चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक है आपके गोगा जी के संबंध में एक पुस्तक मिलती है आपकी, गोगा जी रसावला। क्या मिलती है? गोगा जी रसावला मिलती है। जो कहते हैं कवि मेहा जी है ना, कवि मेहा जी, उनके द्वारा आपके जो ये लिखित की गई थी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज आपने देखने को मिलती है पूर्विया। क्या मिलती है हमें? पूर्विया ना, वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्या मिलता है? पूर्विया, ये लिखा है पूर्विया, ये हमें देखने को मिलती है। यानी पूर्विया क्या होता है कि गोगा जी की जो आराधना में जो भक्त होते हैं, जो गोगा जी की आराधना करते हैं, जो गोगा जी की जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो वाले भक्त है, वो जब पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्या पहनते हैं? जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं ना, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। उन पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर कहते हैं कि इनकी आराधना करते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं, इन्हें पूर्विया के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि इनके जो गोगा जी है उनसे संबंधित एक कहावत भी देखने को मिलती है कि गांव गांव खिचड़ी और गांव गांव गोगा। क्या मिलता है कि गांव गांव खिचड़ी और गांव गांव गोगा है, उन्हें देखने को मिलता है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने को मिलती है आपकी पणिरोपण। क्या मिलती है? पणिरोपण है वो देखने को मिलता है। क्या होता है पणिरोपण? गोगा जी का मंदिर है, उस मंदिर के जो चारों ओर जो जंगल है उसे कहते हैं पणिरोपण। क्या कहते हैं? पणिरोपण। मोस्टली आपने ये पढ़ा होगा कि किसी मंदिर है या कोई देवी देवता का स्थान है, उसके आसपास का जो जंगल होता है उसे हम ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं, ओरण कहते हैं। लेकिन गोगा जी के लिए ये है तो ओरण ही है, लेकिन उनके लिए एक नया शब्द दिया गया था, वो आपके है, वो आता है आपके पणिरोपण। क्या आता है? पणिरोपण आता है। ये चीजें हमें गोगा जी के बारे में हमने बातें पढ़ी है। अगले पढ़ेंगे हम मामादेव के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मामादेव के बारे में। अगली चीज पढ़ेंगे हम मामादेव के बारे में। तो मामादेव के बारे में बात करेंगे तो इन्हें कहते हैं कि बरसात के लोक देवता। क्या कहते हैं? बरसात के लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इनकी जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है आपकी सियागुड़ा में। क्या मिलता है? सियागुड़ा में। वहां पे हमें कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आती है कि इनके जो इनमें कहते हैं कि जब इनकी पूजा की जाती है ना, तो इनकी मूर्ति के स्थान पर कहते हैं कि काष्ठ का तोरण होता है। काष्ठ मतलब लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी होता है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी होता है। तो महादेव जी के बारे में बात की जाती है कि इनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति के स्थान पर मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है जिसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो इस समय दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट आती है। एक तो इन्हें बरसात के लोक देवता कहते हैं, दूसरा इनके मंदिर के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है, ठीक है। ये बात आपके हमने महादेव के बारे में करी। अगला हमें भूमिया जी के बारे में। तो भूमिया जी के बारे में बात करें तो इनका उपनाम मिलता है हमें भूमि रक्षक देवता। क्या मिलता है? भूमि रक्षक देवता है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो हमें हर एक प्रत्येक गांव में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो हर एक गांव में इनका जो मंदिर है हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही इनके जो दो मंदिर है वो सबसे अधिक फेमस है। यानी भूमिया जी से संबंधित दो मंदिर है वो सबसे अधिक हमें फेमस देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हमें नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर। कहाँ पे? नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर है जो हमें जयपुर में देखने को मिलता है। और एक मिलता है हमें सूरजमल भूमिया जी का मंदिर है जो कि मिलता है हमें दौसा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों मंदिर है वो भूमिया जी से संबंधित हमें प्रसिद्ध है और हमें देखने को मिलता है। तो अगले लोग रहता हमें देखने को मिलते हैं आपको हड़बो जी। कौन से है? हड़बो जी है जिनकी बात की जाए तो इनका जन्म है वो आपको होता है आपके बोडो, आपके खीवसर नागौर में। यहाँ पे होता है तो बोडो खीवसर नागौर है जिनमें आप कहते हैं कि जहाँ पे इनका जो जन्म होता है। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम हमें मिलता है मेघा जी सांतला, और माता का मिलता है आपकी सौभाग्य देवी है, वो इनका मिलता है, ठीक है। और इनके गुरु के नाम की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम हमें मिलता है बालीनाथ जी। गुरु का नाम मिलता है हमें बालीनाथ जी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हड़बू जी, वो याद रखेगा कि ये रामदेव जी है ना,
राम देव जी के मौसेरे भाई है। क्या है ना कि जो हड़बू जी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई है। इसी कारण कहते हैं कि जो आपके रामदेव जी, इनके गुरु का नाम भी, इनके गुरु का नाम भी हमें बालीनाथ जी मिलता है। बालीनाथ जी मिलता है ना। इनके गुरु भी कौन थे? तो बालीनाथ जी है। और हड़बू जी है, उनके गुरु का नाम भी हमें क्या मिलता है? तो बालीनाथ जी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इनकी सवारी की बात की जाए तो सवारी क्या है? तो ये आएगा कि सियार है। क्या है? सियार है, वो इनकी सवारी है। सियार क्या है? तो क्या रखना कि सियार है इनकी बैलगाड़ी का नाम। क्या है? इनकी जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का नाम है वो हम देखने को मिलता है, हमें सियार देखने को मिलता है। ठीक है। इसी बैलगाड़ी से कहते हैं कि जो हड़बू जी है वो कहते हैं असहाय गाय है, जो पंगु गाय है, उनकी जो सेवा किया करते थे। ठीक है। और इसी कारण इनकी जो बैलगाड़ी का नाम उन्होंने रखा था, सियार रखा था, और वो उनकी सवारी के रूप में मानी जाती है। ठीक है। कहते हैं कि जो हड़बू जी है वो आपके राव जोधा है ना, उनके समकालीन है। राव जोधा के समकालीन आपके हड़बू जी है। ठीक है। कहते हैं कि राव जोधा है ना, हड़बू जी उन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि जोधपुर शहर वो बसाते हैं। कि जब राव जोधा है वो जब हड़बू जी के पास जाते हैं, हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के साथ साथ हमें एक दो चीज देते हैं, इनकी कटार देते हैं, तो कटार और एक देते हैं फेंटा। ठीक है। कटार और फेंटा है वो देते हैं। दोनों हड़बू जी है वो राव जोधा जी को भेंट करते हैं और कहता है कि भाई आप जोधपुर शहर बसा हुआ है, जोधपुर वो विजय प्राप्त करता है। ठीक है। जो विजय प्राप्त करने के बाद जोधपुर शहर बसाते हैं और फिर इन्हीं के आशीर्वाद से फिर आगे उनका जो राजपाट है वो सुचारू रूप से चलता है। तो वो अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में कहते हैं कि जो बेंगली क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो बेंगली क्षेत्र है वो कहते हैं कि जो राव जोधा है वो हड़बू जी को दान में देते हैं। और इसी बेंगली क्षेत्र में कहते हैं कि जो हड़बू जी है वो अपने जो ये बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी से जो असहाय गाय है उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। तो और इसलिए कहते हैं कि इनका जो मेला है वो, सॉरी, इनका जो मंदिर है वो भी कहाँ लगता है? तो बेंगली गाँव फलोदी है, वहाँ पे इनका जो मेला है, मंदिर है, वो देखने को मिलता है। और इनका जो मेला है वो भाद्र शुक्ल पक्ष में हमें देखने को मिलता है। कब? तो भाद्र शुक्ल पक्ष में इनका जो मेला है हमें देखने को मिलता है। अगर इनके उपनाम के बारे में बात करूँ तो इनके उपनाम बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे हमें इनका उपनाम सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्री के ज्ञाता, योगी, सन्यासी, वचन सिद्ध और वीर योद्धा के रूप में कहते हैं कि इनके जो बहुत सारे उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। वो सारी चीजें आपको याद रखनी होगी क्योंकि कई बार इनके उपनाम से संबंधित भी हमें प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। और इनके जो पुजारी है जो इनके मंदिर की पूजा करते हैं वो होते हैं आपके सांगला जाति के होते हैं। कौन होते हैं? सांगला जाति के होते हैं। कारण क्योंकि वो खुद भी क्या थे? आपके सांगला थे, इसलिए इनके पुजारी भी क्या होते हैं? सांगला जाति के रहते हैं। ठीक है। और ये बात, हम सारी बातें हमने हड़बू जी के बारे में बात करी। अगले लोक देवता हमारे पास है वो है आपके पंद्रह जी। कौन है? पंद्रह जी है वो है जिनका जन्म आपके होता है नया गांव जैसलमेर में। क्या होता है? नया गांव जैसलमेर, वहाँ पे इनका जन्म होता है। कहते हैं कि इनका जो मेला है वो भाद्र शुक्ल दशमी के दिन कहते हैं कि इनका मेला बढ़ता है। और इन्हें कहते हैं कि गोरक्षक देवता के नाम से भी ये जानते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें वो हम आज के लोक देवता के बारे में करिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि इस बार आपके जो एक बार एग्जाम में जो पीवाईक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न जो लोक देवता है उन लोक देवता में से कौन से लोक देवता है जो गोरक्षक देवता के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो जिन भी लोक देवता के उपनामों में अगर मैं आपको गोरक्षक देवता बताता हूँ तो आप उनको अलग से नोट करिएगा और फिर उसको याद करिएगा कि भाई ये लोक देवता है जो आपके गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। सरल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार होता है कि इसको हम कंफ्यूजन की वजह से हम गलत कर देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा आप नोट करिएगा और आज की क्लास हम यही रखेंगे। आई होप कि जितनी भी बातें हमने आप पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने ये साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो है वो आपके लिए लाई जा सके। और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास है वो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।